Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर एक एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू से। जैसे जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं किसी भी पेशेंट को, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यूज़ होने लगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो असर करना कम कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उस पर उन एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट नहीं होता, असर नहीं होता, वो काम नहीं करते हैं और इसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसी पर हमारा आज का एडिटोरियल होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आए वीकली लाइव टेस्ट। तो हर वीक एक मॉक लाइव होता है ट्यूसडे 5 PM एंड वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वेंसडे 10 PM तक, एंड रिजल्ट जो है आपको थर्सडे मिलेगा। तो आपको ये मॉक ज़रूर देने चाहिए क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी, हर वीक आप टच में रहेंगे क्वेश्चंस के, एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे लास्ट फ्यू वीक्स में हमने प्रोवाइड किए थे SBI क्लर्क के मॉक टेस्ट, क्योंकि SBI क्लर्क एग्ज़ाम आ रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट NICL AO एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट लाइव होंगे हर ट्यूसडे। तो ऐसे ही ये सीरीज़ चलती रहेगी, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट आपको हर ट्यूसडे लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमने PM प्रैक्टिस प्रो लॉन्च किया है, एंड अगर आप मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं इस ईयर, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें 5000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं जितने भी मेजर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, एंड 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको मटेरियल्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें एक तो सारे मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स कवर्ड हैं और उसके साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है इट इज़ प्राइस एट 1249, बट इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड PM20 यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ओके, तो बाकी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग वॉर इसका नाम है। अब यहाँ पर वो ड्रग का मतलब कि ड्रग ऑल्सो मीन्स मेडिसिन। ठीक है, वो इलीगल ड्रग्स को हम ड्रग बोल देते हैं, बट ड्रग का मतलब क्या होता है, एक मेडिसिन को भी हम ड्रग कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ड्रग वॉर का मतलब है वो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी जो लड़ाई है उसकी बात हो रही है। तो जैसा आप जानते हैं, आपको सेशन को पॉज करके पूरा एडिटोरियल रीड करना है, उसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड है 45 जो है वो मेंशन्ड है पैसेज में, तो हमें उसका ऑपोजिट मीनिंग जो है वो फाइंड करना है। कौन सा वर्ड है जो उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है? लोड, डेबिलिटेट, कंसाइन, थ्राइव एंड एन्यूमरेट, ये 5 वर्ड्स गिवन है। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, पैसेज डिस्कस करने के बाद हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमने बहुत बार सुना होगा, और ये क्या है? एक एडेज। एडेज क्या होता है कि एक कहावत, एक जो है मॉरल जिसमें मिलता है और जो बहुत बार कही जाती है, एक ऐसी कहावत। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इलाज करने से अच्छा है कि हम प्रिवेंट करें, बचें उस बीमारी से। ठीक है, बट टेकिंग दिस एडेज टू द एक्सट्रीम, अगर लेकिन अगर हम इस जो एडेज है इसको हम बहुत ज़्यादा, इस कहावत को बहुत एक्सट्रीम में ले जाएं, ठीक है, इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जब मेडिसिन का मतलब कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस है, उसमें अगर हम प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोकस करें तो क्या होगा? इट माइट obnubilate the very purpose of treating patients to recovery and even turn out to be counterproductive। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन पे होगा तो उससे हमारा जो फोकस है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है उससे हट जाएगा। अब ये जो वर्ड है ऑब्न्यूबुलेट, यहाँ पर यूज़ तो हुआ है, लेकिन ये बहुत मतलब लगभग ना के बराबर चांसेस है कि आपको एग्जाम में ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसको प्रिपेयर नहीं करना। ऐसा नहीं कि हर वर्ड हम उठाएंगे एडिटोरियल में या कहीं भी देख लेंगे उससे प्रिपेयर करना, नहीं। जो यूजुअली आते रहते हैं वर्ड्स, बार बार आते हैं, ठीक है, उन पे हमें फोकस करना है।
तो ये वर्ड हम नहीं पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि किसी चीज़ को ऑब्सक्योर कर देना, अनक्लियर कर देना। हमारा फोकस होना चाहिए पेशेंट्स को ट्रीट करने पे, लेकिन अगर हम फोकस करेंगे प्रिवेंशन पे तो हम पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा ध्यान हट जाएगा। ठीक है, तो टू रिकवरी, तो अब हमारा जो फोकस है पेशेंट्स को रिकवरी तक लाने में, वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो है वर्ब है माइंड दिस, ठीक है, एंड इवन टर्न आउट। तो ये जो है प्रैक्टिस ऑफ, ये जो यहाँ पर है कि बट टेकिंग दिस एडिज टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो ये सब्जेक्ट है हमारा और उसके लिए माइट यूज़ किया, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ किया। तो यहाँ पर एंड, तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ किया। इवन टर्न आउट, नॉट टर्नड आउट, हमने यहाँ पर भी बेस फॉर्म वर्ब यूज़ किया टर्न। सो इवन टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि जो हमारी इंटेंशन हो उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़े। हम प्रिवेंशन अगर करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि कोई डिजीज़ ना हो, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम में चले जाएंगे प्रिवेंशन करने की वजह से, तो ऐसा हो सकता है कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, और ज़्यादा डिजीज़ को बढ़ा दे। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, इन द केस ऑफ प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, द रिजल्टेंट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी डेडली। अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ताकि हमें डिजीज़ ना हो, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ ना हो, उससे क्या हो सकता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था पैसेज की शुरुआत में। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि फिर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी अगर जो माइक्रोब्स है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स से। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिक वर्ड यूज़ किया गया है, ये मेडिसिन के टर्म्स में यूज़ होता है। ठीक है, जनरली ये यूज़ इतना नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, प्रोफाइलैक्टिक मतलब कि प्रिवेंटिव यूज़ हम जो कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप पहले ही मेडिसिन ले लो कि वो इन्फेक्शन ना हो, भले ही वो इन्फेक्शन रियलिटी में ना हुआ हो। ठीक है, तो हम पहले ही वो मेडिसिन ले लें तो हम कहेंगे कि वो प्रोफाइलैक्टिक यूज़ है। तो एंटीबायोटिक्स को ऐसे यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो डेडली हो सकता है, घातक हो सकता है हमारे लिए। The first multicentric point prevalence survey of antibiotic use at 20 NAC/NET sites India 2021-2022। तो ये क्या है, ये एक सर्वे है जिसका नाम है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडक्टेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, हैज थ्रोन अप स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स। थ्रोन अप का मतलब प्रोवाइडेड, या फिर अचानक से कोई चीज़ आप रिवील करते हो। तो इस सर्वे से हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ हैरान कर देने वाले, स्टार्टलिंग होता है सरप्राइजिंग, तो सरप्राइजिंग कुछ हमें डेटा मिला है, स्टैटिस्टिक्स मिली है। But more importantly, examining the minutiae italicizes key issues that have been flagged by experts for years now. लेकिन बट क्या है, ज़्यादा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनिंग दी minutiae। ये क्या होते हैं कि जो डिटेल्स होती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है, जो बारीक जो डिटेल्स होती है किसी भी चीज़ को लेकर, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इटैलिसाइज जो है, ये वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम उसमें बोल्ड यूज़ करते हैं, इटैलिक यूज़ करते हैं। इटैलिक मीन्स वो जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट है, वो तो टिल्टेड आता है, तो वहाँ से ये वर्ड है। इटैलिसाइज करना मतलब वो अलग से दिखाई देता है ना, तो हाईलाइट करने, उसकी तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इटैलिसाइजेस की इश्यूज, तो जब हम देखते हैं इस सर्वे के डेटा को समझते हैं, तो उससे हमें इंपॉर्टेंट इश्यूज को वो हाईलाइट करता है और वो समझ में आते हैं। दैट हैव बीन फ्लैग्ड बाय एक्सपर्ट्स फॉर ईयर्स नाउ। तो ये जो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इश्यूज़ के लिए यूज़ किया गया है। जो नॉन लिविंग है उनके साथ हम दैट यूज़ कर सकते हैं। सो दैट हैव बीन फ्लैग्ड हमने बहुत बार कवर किया है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आपको खुद बताना है क्या मीनिंग होगा यहाँ पे। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ ध्यान लेकर जाना। तो दैट हैव बीन फ्लैग्ड बाय एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट्स ने उस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया है। ठीक है, और वो कई साल से ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ध्यान नहीं गया है। क्या है ऐसी चीज़? ओवर 70% ऑफ द पेशेंट्स इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स अक्रॉस 15 states and 2 union territories were prescribed antibiotics. Over 50% of antibiotics prescribed have the potential to cause AMR. तो यानी अब देखो, प्राइमरी केयर होते हैं जो सबसे छोटे लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं, सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर और उससे ऊपर लेवल पे। तो जितने भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स थे जिस सर्वे में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें 70% पेशेंट्स को जो है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। ठीक है, और ओवर 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब, तो जितने भी
लोगों को एंटीबायोटिक्स दिए गए थे उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे एंटीबायोटिक्स थे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो कॉज कर सकते हैं, जिनकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकती है। बट द मोस्ट क्रूशियल रिवील, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये नहीं था कि इतने लोगों को एंटीबायोटिक्स दिए गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवील होता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने लाना, ठीक है, जो हमें पहले नहीं पता थी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 55% ऑफ द पेशेंट सर्वेड वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एज प्रोफिलैक्सिस और एज अ प्रिवेंटिव। तो 55% पेशेंट्स को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था, उन्हें पहले ही एंटीबायोटिक्स दिए गए थे ताकि जो है इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, प्रिवेंटिव तौर पर उन्हें दिए गए थे। ओनली 45% वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस। तो सिर्फ और सिर्फ जो है 45% जो पेशेंट्स थे उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए गए थे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रिवेंटिव तौर पर दिए गए थे एंटीबायोटिक्स। ऑफ दिस, जिन लोगों को ट्रीट करने के लिए दिए गए थे एंटीबायोटिक्स, 6% फॉर प्रिस्क्राइब द ड्रग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो जिनको इन्फेक्शन हुआ उसमें भी पहले ये नहीं चेक किया गया कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें मेडिसिन दे दी गई, उन्हें एंटीबायोटिक्स दे दिए गए। सिर्फ 6% केसेस में, 6% पेशेंट्स में ही सिर्फ ये चेक किया गया कि कौन सा बैक्टीरिया है एंड फिर कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन पैथोजेंस इवॉल्व fortifying themselves against drugs and stop responding to antimicrobial drugs। तो ये कब होती है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जब पैथोजेंस जो है इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व होते हैं यानी कि धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो वो जब इवॉल्व होते हैं तो वो अपने आप को फोर्टिफाई करते हैं। फोर्ट क्या होता है, किला। फोर्ट क्या होता है, किला। तो फोर्टिफाई करना, कि किले क्यों बनाए जाते थे, किसी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे। तो फोर्टिफाई करना मतलब कि स्ट्रेंथन करना अपने आप को और मजबूत बनाना। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। और वो उनके ऊपर जो ये ड्रग्स थे जो काम करते थे अब वो काम करना कम करते जाते हैं, ठीक है। एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो उनके ऊपर ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनका असर होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। While it is the nature of pathogens to evolve, this ever-increasing crisis is constantly being exacerbated by unsound medical and animal husbandry practices। अब ये तो नेचुरल है कि पैथोजेंस जो है वो हमेशा इवॉल्व होते हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन ये जो है ये क्राइसिस क्यों बनता जा रहा है। क्राइसिस क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक सिचुएशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइसिस क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि ये एक्सैसरबेट हो रहा है। एक्सैसरबेट हमने पहले भी बहुत बार कवर किया है, मतलब क्या, वर्सन सिचुएशन और ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि जो है अनसाउंड मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, अनसाउंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की वजह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, अनसाउंड, देखो साउंड क्या होता है कि जो एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो, जो कि किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, कोई भी आप चीज़ आप करते हो। तो अगर हम कोई डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो वो साइंस के बेसिस पे, जो मेडिसिन के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया जाए तो फिर कहा जाएगा कि वो जो है वो अनसाउंड प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि वो किसी जो कॉन्क्रीट एविडेंस पे या थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री होता है कि जो जानवरों को जब पाला जाता है तो उन्हें भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जबकि उसके लिए कोई ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि उन्हें दिया जाना चाहिए, पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इनकी वजह से अनसाउंड मेडिकल प्रैक्टिसेस की कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसा हमने ऊपर देखा कि बिना टेस्ट किए। तो इसी वजह से ये जो है ये क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है। It is precisely the sort of misuse and overuse of antimicrobials as revealed by the survey which caused the development of drug-resistant pathogens that in turn pose great risk to life and exacerbate morbidity। अब आप यहाँ देखो कि ये precisely मतलब exactly ये वही चीज़ मेंशन की गई, सर्वे में भी हमने यही इंफॉर्मेशन देखी, और यही जो है यही फैक्टर, क्या, द सॉर्ट ऑफ मिसयूज, जिस तरीके से वो मिसयूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स को, ओवर यूज़ किया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स को, तो उस ये सर्वे से हमें पता चला ये कॉज करता है। तो ये मिसयूज़ एंड ओवर यूज़, इसके लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है विच यूज़ किया गया है। विच मतलब विच किसके लिए यूज़ किया गया, ओवर यूज़ ऑफ
एंटीमाइक्रोबियल्स एंड मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। तो विच कॉज, कॉज प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात हो रही थी ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स एंड ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया, विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस बनते हैं, ठीक है। और जब ये बनते हैं, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन इनके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। पैथोजेंस क्या कहते हैं, दैट इन टर्न, इन टर्न मतलब अब इन टर्न वर्ड हम ये जो फ्रेजल वर्ब है ये कब यूज़ करते हैं, जब हम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं, ये होता है इसकी वजह से, ये होता है इसकी वजह से, ये होता है। तो अगर ये इन प्रैक्टिसेस की वजह से जो है ये ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस बनते हैं, अब दैट इन टर्न पोज ग्रेट रिस्क, यानी कि और ये क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दे इन टर्न पोज ग्रेट रिस्क, पोज का मतलब प्रेजेंट, हमने ये कवर किया पहले भी, इनकी वजह से रिस्क आता है, ग्रेट रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है, खतरा होता है टू लाइफ एंड एक्सैजर्बेट मॉर्बिडिटी। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो और ख़तरे में आ जाती है, और ये एक्सैजर्बेट करते हैं, हमने अभी देखा था इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वर्सन कर देना, तो मॉर्बिडिटी को ये बढ़ा देते हैं। मॉर्बिडिटी होता है जैसे एक डिजीज़, कोई पर्सन जो है उसको बीमारी है कोई, ठीक है, तो मॉर्बिडिटी हम कहते हैं कि कितनी ज़्यादा मॉर्बिडिटी है, मतलब कितने बड़े पैमाने पर बीमारियां हैं। तो ये बढ़ा जब एंटीमाइक्रोबियल जो ये ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस बढ़ेंगे तो फिर मॉर्बिडिटी भी बढ़ेगी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट बैक्टीरियल AMR was directly responsible for 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स इन 2019। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 1.27 मिलियन लोगों की डेथ हुई 2019 में, और 4.95 मिलियन डेथ्स हुई, ठीक है। एंड अच्छा ओके, तो और 2019 में, ठीक है, 4.95 मिलियन डेथ्स हुई थी, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनवैलिडेट्स द मल्टीपल गेन्स दैट मॉडर्न मेडिसिन हैज़ अचीव्ड ओवर ईयर्स। तो ये इनवैलिडेट करना होता है कि नलीफाई कर देना, कैंसिल कर देना, कि इतने टाइम तक जैसे पहले बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती थी, बहुत सारे डेथ्स होती थी, फिर जो है एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से जो ये डिजीज़ होती थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो कम हुई, और बहुत सारे गेन्स हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, ठीक है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई। तो वो सारे जो गेन्स थे, जो भी हमने गेन्स हमें मिले, उसको वो अब ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनवैलिडेट कर रहा है, मतलब कि उनको नलीफाई कर, उनको कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। मेक्स इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट। अब इसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से बीमारियां या इन्फेक्शंस को ट्रीट करना मुश्किल हो रहा है, बट ऑल्सो रेंडर्स। और ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर हमेशा मेक्स यूज़ हुआ है, इनवैलिडेट्स यूज़ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ यूज़ किए, बट ऑल्सो रेंडर्स सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, क्योंकि ये वर्ब भी AMR के लिए ही यूज़ की गई है। रेंडर होता है एक तो होता है टू प्रोवाइड समथिंग टू समवन, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड मीनिंग नहीं है। रेंडर अदर मेडिकल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी, सिजेरियन सेक्शंस एंड कैंसर कीमोथेरेपी मच मोर रिस्की। रेंडर समथिंग मच मोर रिस्की, इसका मतलब उसको और ज़्यादा रिस्की बना देता है, ठीक है। मेक्स आप यहाँ पर कह सकते हो, मेक्स अदर मेडिकल प्रोसीजर्स मच मोर रिस्की। तो यहाँ पर उन प्रोसीजर्स के नाम मेंशन है, लेकिन उनको ये और ज़्यादा रिस्की बना देता है। WHO वांट्स, तो ये सब क्या है, ये WHO का कहना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना होता है रीड करते हुए कोई भी पैसेज कि WHO ने क्या कहा है, ऑथर क्या कह रहा है, और किसी सर्वे ने क्या कहा है, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई बार जो हमने पहले पढ़ा था वो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो डेटा था वो गिवन था, यहाँ पे WHO के ने जो कहा है वो यहाँ पर मेंशन है। ऑलराइट, so infectious diseases specialists and critical care experts have for long been waving the red flag over AMR। तो जो ये जो experts हैं वो वेव कर रहे हैं रेड फ्लैग, मतलब कि वो वार्न कर रहे हैं, चेतावनी देते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। कॉलिंग फॉर रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कॉल फॉर, आप पब्लिकली कोई चीज़ डिमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, अर्ज करते हो, तो एक्सपर्ट्स हमेशा ये अर्ज करते आ रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की वो रैशनल होनी चाहिए। रैशनल मतलब लॉजिकल होनी चाहिए, एक किसी जो है चीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट्स हैं या आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दिए जाने चाहिए, ना कि प्रिवेंटिव जैसा कि हमने देखा था कि प्रिवेंशन के लिए। ओके, सो एंड कर्ब्स, तो उन्होंने क्या किया है, हैव
फॉर लॉन्ग बीन वेविंग, तो देखो अब ये हैव बीन और V1 प्लस ING, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, ठीक है। तो हैव बीन वेविंग द रेड फ्लैग ओवर दिस, सब्जेक्ट तो हमारा यही है, ये जो स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। अब कॉलिंग आएगा, ठीक है, हैव बीन वेविंग V1 प्लस ING, तो यहाँ पर भी कॉलिंग आएगा। नेक्स्ट भी क्या आएगा? कॉलिंग फॉर रैशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कुछ, और फिर यहाँ पर है कॉलिंग फॉर, मतलब कि किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। किन किन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कर्ब्स, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस। ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है। कर्ब जो है वो आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कर्ब्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, कि जो एनिमल्स में जो है एंटीबायोटिक्स ना यूज़ किए जाएं, ये उस पर रिस्ट्रिक्शंस की भी वो मांग कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में। It is also clear that there is an antibiotic research and development pipeline crisis and urgent measures are required to develop new drug candidates and more equitable access to them. अब कुछ टाइम से इशू ये आ रहा है कि नए एंटीबायोटिक्स नहीं बन रहे हैं, उन्हें डेवलप करना बहुत महंगा है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वही एंटीबायोटिक्स यूज़ करें जो काफ़ी टाइम पहले डेवलप किए गए थे, और उन्हीं एंटीबायोटिक्स जो है में क्या हो रहा है कि उनकी वजह से ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रही है, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स अब वर्क नहीं कर रहे हैं उन इन्फेक्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्राइसिस की बात की गई है। पाइपलाइन क्राइसिस का मतलब है कि जब कोई चीज़ पाइपलाइन में होती है, मतलब कि उस पर काम चल रहा है, अभी आगे आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नए एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च नहीं हो रही है, ठीक है, क्राइसिस है वहाँ, नए एंटीबायोटिक्स नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए अर्जेंट मेजर्स चाहिए। मेजर्स क्या होते हैं? स्टेप्स। तो अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है टू डेवलप न्यू ड्रग कैंडिडेट्स, ताकि हम नए ऐसे पॉसिबल जो ड्रग्स है, पॉसिबल एंटीबायोटिक्स बना पाएँ, कैंडिडेट्स, जिनमें से फिर हम नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो बना पाएँ। अच्छा, एंड मोर इक्विटेबल एक्सेस टू देम, तो यहाँ पर जो है उन, और ये हो कि जो नए एंटीबायोटिक्स बनेंगे उनमें ज़्यादा इक्विटेबल एक्सेस हो। इक्विटेबल मतलब बराबरी हो, ऐसा ना हो कि जो सिर्फ रिच लोग हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स मिल पाएँ, और जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, उन्हें ना मिल पाए। तो ये इसको लेकर भी यहाँ पर कहा गया है। द रोल ऑफ डॉक्टर, ये सब जो ओपिनियन है, अब ये किसका है? ऑथर का ओपिनियन है, ठीक है, वो हम पढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पर तक WHO का ओपिनियन था, फिर आगे ऑथर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। The role of doctors and the government in regulating use of drugs is crucial in this battle. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से क्या है कि डॉक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं इन ड्रग्स को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में, कि किस तरह इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह कौन परचेज कर सकता है इन ड्रग्स को, ठीक है। तो ये इसमें बहुत, और कौन से बैटल की बात हो रही है, अगर ये सिर्फ लाइन मैंशन हो, ठीक है, और पूछे किस बैटल की बात कर रहे हो, तो वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। बट मोर सो द लैटर का मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ पर मेंशन किए गए दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर डॉक्टर के रोल की बात की है, गवर्नमेंट के रोल की बात की है। तो यहाँ पर मोर सो द लैटर का मतलब है कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। यहाँ पर ये कह रहे हैं पेशेंट्स टू आर इम्पेशेंट विद द मेडिकल प्रोसेस, जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, वो भी इम्पेशेंट है, ठीक है। इम्पेशेंट मतलब धैर्य नहीं है उनके पास विद द मेडिकल प्रोसेस, एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिलीफ, पेशेंट्स को भी तुरंत जो है वो रिलीफ से आराम चाहिए टू एलमेंट्स होते हैं बीमारियां, डिजीजेस, ठीक है। बट मेडिकल साइंस ऑफर्स नो मैजिकल रेमेडी होते हैं इलाज, तो ऐसा, पर अब पेशेंट्स को तुरंत जो है वो रिलीफ चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस में कोई ऐसा मैजिकल कोई इलाज नहीं होता कि तुरंत जो है आराम आ जाएगा। Ultimately, it is the agency with the heft to do both. Establish systems that strictly regulate the use of antimicrobials and promote and fund research on newer antibiotics that will draw the line between life and death. तो अब यहाँ पर है ultimately, finally जो है ये it is the agency with the heft to do both, कि दोनों चीज़ें कर सके। क्या कि एक तो रेगुलेट कर पाए उनको, ठीक है, और जो है रेगुलेट भी कर पाएँ एंड पेशेंट्स हु आर इम्पेशेंट विद द मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पर इक्विटेबल भी बना पाए उसको, न्यू ड्रग्स भी डेवलप हो पाए और वो इक्विटेबल भी हो। तो ये कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसके पास हेफ्ट है। हेफ्ट होता है वैसे तो कि पावर कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हेफ्ट टू डू बोथ, जो दोनों कर सकते हैं, वो कौन है? एस्टैब्लिश सिस्टम्स। तो ये सिर्फ वो एजेंसीज ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही कर सकते हैं जो कि ऐसे सिस्टम इस्टेब्लिश करें जो कि
एंटी माइक्रोबियल्स यानी एंटीबायोटिक्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, ठीक है, और प्रमोट करें, फंड करें, रिसर्च बढ़ाएं ताकि नए एंटीबायोटिक्स आ पाएँ, और जो वो नए एंटीबायोटिक्स क्या कर पाएंगे, वो लाइफ और डेथ के बीच में जो है लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि लोगों को बचा पाएंगे, ठीक है, वो डिसाइसिव होंगे जो नए एंटीबायोटिक्स होंगे। तो यहाँ पर ऑथर किस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, एक तो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए जो जो एंटीबायोटिक्स जो डेवलप होंगे, एक तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को फेवर कर रहे हैं ऑथर, और रिसर्च को प्रमोट करने की बात की गई है, और फिर वहाँ पर इक्विटेबल एक्सेस की भी बात की गई। तो ये ऑथर इन सब चीज़ों के फेवर में है डायरेक्टली, तो ये हमने यहाँ पर देखा। एंड ये जो एडिटोरियल था द हिंदू से था, ठीक है। तो 45 हमने मीनिंग देखा था, फोर्ट से याद रखो, यानी कि किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को वीक कर देना, ठीक है। तो इन वर्ड्स में डेबिलिटेट होता है, डेबिलिटेटिंग जो कंडीशन कोई हो, मतलब वीकनिंग, जिससे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओ। तो कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो हम कहेंगे डेबिलिटेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो 20 का आंसर होगा। लोड होता है आप किसी चीज़ को हेट करते हो, ठीक है। कंसाइन होता है किसी चीज़ को भेजना, कंसाइनमेंट आपने पढ़ा होगा जब आप कोई चीज़ डिलीवर कराते हो अपने घर, तो कहते हैं ना कंसाइनमेंट जो है, तो कंसाइनमेंट उस जो पैकेज है या जो भी सामान है वो भेजा जा रहा है। कंसाइन करना मतलब भेजना, ठीक है, तो ये भी नहीं है। थ्राइव होता है तेज़ी से डेवलप करना, ठीक है, तो वो भी नहीं है। एंड एन्यूमरेट होता है लिस्ट करना, एन्यूमरेट होता है लिस्ट करना किसी चीज़ को। तो जो है ई इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। ऑलराइट, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो है ये आपको अवेलेबल भी होंगे मंथ एंड में, ठीक है, जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो रेगुलरली टच में रहना बहुत ज़रूरी है, डेली रीड करना ज़रूरी है। डेली वो कैब जब आप बार बार वो वर्ड्स देखेंगे वो ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। एंड फिर रिवीजन करनी, वीकली चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरी डेवलप करने में। अभी कुछ एग्ज़ाम्स आने भी वाले हैं, अगर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक रेगुलर टच में रहना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप मे बी उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी कुछ मंथ्स बाद होंगे, तो तब भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी रीडिंग्स जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं, एंड वोकैबुलरी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, आपको ऐसे अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।